नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। आपके साथ में रेणु प्रीति। उत्तराखंड खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में बीते दिन डी फार्मा की छात्रा के साथ हत्याकांड में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बीते रोज देहरादून में सहस्त्रधारा रोड के पास सिद्धार्थ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की छात्रा वंशिका की उसी के साथ पढ़ने वाले छात्र आदित्य तोमर ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से ही आदित्य फरार चल रहा था, लेकिन हत्याकांड के 24 घंटे के अंदर ही देहरादून पुलिस ने आरोपी आदित्य तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी देहरादून जन्मेज खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सोशल मीडिया पर वंशिका की एक फोटो पर आदित्य के द्वारा कमेंट किया गया था, जिसको लेकर विवाद हुआ। कॉलेज के ही कुछ सीनियर्स ने आदित्य से वंशिका के पैर छूकर माफी मंगवाई। आरोपी आदित्य तोमर इसी बात को लेकर गुस्से में आ गया और इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी आदित्य तोमर ने अपना जुर्म कबूल लिया है। ये 3 फरवरी जो कि कल था, कल की बात है कि एक मेल स्टूडेंट के द्वारा एक फीमेल स्टूडेंट को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने वहां पर मौका मुआयना किया था। उसके बाद हमारे द्वारा टीमें गठित की गई थी कि जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए गए और आज अभियुक्त को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां चिरबिटिया गांव में 3 महिलाओं की भूस्खलन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों महिलाएं गांव में ही मिट्टी लेने गई थी, लेकिन अचानक भूस्खलन होने से तीनों महिलाएं मिट्टी के नीचे दब गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की सूचना पर आपदा प्रबंधन और तहसील प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव के कार्य में जुट गई। आपदा प्रबंधन, डीडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों महिलाओं के शवों को मलबे के अंदर से बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंप दिए हैं। और पिथौरागढ़ जिला प्रशासन आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुट गया है, जिसे लेकर पिथौरागढ़ के कलेक्ट्रेट परिसर में मतगणना के कर्मचारियों का पहला रेंडमाइजेशन कर लिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 120 कर्मचारियों की मतगणना के लिए 120 कर्मचारियों को चयनित किया गया है, जिसमें काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट और माइक्रो ऑब्जर्वर को नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए हर विधानसभा की मतगणना में इस बार 14 टेबल ही गिनती के लिए लगाई जाएंगी। इसमें 120% कार्मिक हमने लिए हैं और 14 ईवीएम टेबल्स पर एसी हमारी लग रही हैं और 2 हॉल्स में 7 का जो कोविड का रेस्ट्रिक्शन है, इस कारण से 14 टेबल्स हमारी लगेंगी। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारा 120% काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइज़र और माइक्रो ऑब्जर्वर्स हम लोगों ने भी रेंडमाइज़ किए हैं। पौड़ी के कजलीखाल ब्लॉक में गांव के एक परिवार के साथ गांव की प्रधान और उसके साथियों द्वारा मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष की ओर से बताया गया है कि पिछले साल उसकी बेटी के साथ हुई छेड़खानी के मामले को दबाने के लिए प्रधान और उसके साथियों द्वारा मारपीट की गई है। पीड़ित ने बताया कि दबंग प्रधान और उसके साथियों द्वारा उसके घर में पहुंचकर तोड़फोड़ की गई, साथ ही उसकी धर्मपत्नी और उसके साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित ने बताया कि उनका परिवार डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। पीड़ित परिवार ने घटना की शिकायत जिलाधिकारी से की है। परिवार का कहना है कि अगर उनको जिलाधिकारी के माध्यम से न्याय नहीं मिलता तो वे आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो वहीं पूरे मामले में डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा जाँच करने के आदेश दे दिए गए हैं और जाँच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा। 3 बार का केस कर चुकी हूँ मैं, मुझे अभी भी न्याय मिला। मुझे अब न्याय की अपेक्षा है। मैं प्रधानमंत्री से भी न्याय की अपेक्षा मांगती हूँ और मुख्यमंत्री से भी कि आपके शासन काल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान है, इसलिए बचाओ बेटों को इन जैसे आपने इनको पद सौंपे हैं। हम प्रतिनिधि चुनते हैं अपने गाँव के लिए, हम इसलिए नहीं चुनते कि कल को हम पे ये ऐसा करे। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आज उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई,
मैं यहाँ से घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि उसने बोल रखा है घर में उसने तोड़ फोड़ कर रखी है, और उसने बोला कि तू घर आई तो तेरी पूरी फैमिली को मार दूंगा। मैं साल से घूम रहा हूँ। मैंने नायब तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को भी रिपोर्ट की छेड़खानी के मामले में, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। छेड़खानी करते हुए जब मैंने उनके लिए बोला कि छेड़खानी क्यों, तो सारे के सारे मारने के लिए हमारे ऊपर आ गए। इसमें गांव के कुछ अन्य लोग भी मिले हुए उसके साथ। जी काल के मनियार सुपट्टी के बेड़गांव जो ग्राम है, इसके ग्राम प्रधान और साथ में कुछ ग्रामीण व्यक्ति और एक परिवार उसी गांव के अंदर निवास करने वाले उनको अपने परिवार के साथ में आए हैं। आपस में उनका कुछ मारपीट हुआ था, तो उसमें उनका मेडिकल करवाया गया है। दोनों पक्षों से बात किया गया है, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा है और दोनों पक्षों के द्वारा वादी के रूप में तहरीर भी दिया गया है थानों के ऊपर। तो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश मैंने दिया है और इस घटना का जांच करने के लिए अभी संबंधित तहसील के जो नायब तहसीलदार होंगे उनको हम नामित करेंगे और घटना की जांच होने तक दोनों पक्षों से अनुरोध किया है कि इसके बाद में कोई विवाद ना किया जाए, शांतिपूर्वक माहौल जो है ग्राम सभा बनाया जाए। और दोनों परिवार जो है अगर इस घटना के बाद में अगर कोई घटना होती तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे, उसके लिए उनसे एक एफआईआर भी दर्ज करवा रहे हैं और दोनों पक्षों को जो है अभी अनुबंध पत्र के सापेक्ष जो है बॉन्ड भी उनको भरवाया जाएगा ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना ना हो। और वहाँ पे जो हमारे पटवारी होगी उनको सतर्क रखा जाएगा कि दोनों पक्षों में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे जब तक कि घटना की जांच पूरी नहीं हो। अगर आप रोडवेज से सफ़र करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। श्रीनगर रोडवेज बस डिपो को इन दिनों शिफ्ट कर दिया गया है। अब रोडवेज की बसों का संचालन श्रीनगर एनआईटी के पास भक्तियाना से किया जा रहा है। रोडवेज के सारे कर्मी यहीं से अपनी सेवाएं जनता को दे रहे हैं। अनुमान है कि फिलहाल 1 साल तक रोडवेज बस डिपो यहीं से संचालित होगा। फिलहाल सिर्फ देहरादून सेवा की बस ही ऋषिकेश श्रीनगर अड्डे से संचालित की जा रही हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर के पुराने बस डिपो में बहुउद्देशीय पार्किंग निर्माण का काम चल रहा है। रोडवेज डिपो के अकाउंटेंट अशोक काला ने कहा कि 1 साल तक इसी जगह से डिपो का संचालन किया जाएगा। यहीं से यात्रियों को बस पकड़नी होगी। लोगों की सुविधा के लिए बस सेवा पुराने स्टेशन तक छोड़ रही है, लेकिन यात्रियों को बस यहीं से पकड़नी होगी। बसों के समय में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। पुराना बस अड्डा जो जहाँ था वहाँ पे सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसमें कि शहर में पार्किंग ना होने के कारण उस जगह में अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी और उसके ऊपर जो है बस अड्डा और ऑफिस बनेगा, वर्कशॉप भी बनेगी हमें यहाँ पे। हाँ, इस कारण जो है यहाँ पे भी रोडवेज की जगह है ये और यहाँ पे फिलहाल आहिस्ता बस अड्डा बना है। बस में किसी प्रकार से कटौती नहीं हुई है, जो सेवाएँ चल रही थी वही चल रही हैं। लेकिन हाँ, इतना है कि यहाँ से सुबह 6 वाली गाड़ी जो श्रीनगर से देहरादून चलती है वो अपने निर्धारित स्थान में मार्केट पुलिस चौकी जो है उसके पास लग रही है। बाकी जो 7 बजे दिल्ली, 8 बजे दिल्ली और 9 बजे चंडीगढ़ जो ये समय है वो फिलहाल अभी जो है पुराने बस अड्डे से ही बाहर से ही जो है वहाँ पे जाती हैं 1 आधा घंटा पहले और वहाँ से संचालित हो रही है। और अब खबर बेरीनाग से। बेरीनाग में पुलिस उपाधीक्षक महेंद्र चंद्र जोशी ने थाने का निरीक्षण करने के साथ साथ स्थानीय लोगों के साथ बैठक भी की, जिसमें उन्होंने लोगों से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बैठक में लोगों को आज के नौजवानों में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति पर चर्चा के साथ साथ नाबालिग बच्चों को वाहन न देने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों को बढ़ रहे साइबर क्राइम के साथ धोखाधड़ी करने वाले चिटफंड कंपनी के प्रति भी आग्रह किया है। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक ने आपदा सामग्री के साथ साथ बंदीगृह और पुलिस हथियारों का भी निरीक्षण किया। अर्धवार्षिक निरीक्षण के दौरान मेरे द्वारा थाने के जो राजकीय संपत्ति है उसका सत्यापन किया गया, उसको देखा गया कि उसका रखरखाव कैसा है और इसके अलावा जो यहाँ पर हमारे अधिकारी कर्मचारीगण तैनात हैं उनका सम्मेलन लिया गया, उनसे उनकी समस्याएं जानी गई और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त जो हमारे थाना थल की जो अपराध की स्थिति है उस अपराध की स्थिति की समीक्षा की गई कि कितना यहाँ पर अपराध हुआ और उसका कितने अपराधों का वर्कआउट किया गया और क्या गुड वर्क पुलिस द्वारा वर्ष भर में यहाँ पर किए गए। इसके अलावा जो स्थानीय नागरिक हैं उनको बुलवाकर उनकी मीटिंग ली गई, उनसे भी उनकी समस्याएं जानकारी ली गई उनकी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए थाना स्थल को आवश्यक निर्देश दिए गए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर में शराब धर्मशाला के पीछे एक नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव को कुत्तों ने बुरी तरह नोच रखा था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि नवजात की उम्र 7 से 8 दिन रही होगी। पुलिस के मुताबिक कुत्ते ही शव को नदी से घसीटकर यहां लाए होंगे। तो वहीं नगर पालिका सभासद विनती पोस्ती ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। श्रीनगर कोतवाल हरिओम चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। नवजात की उम्र 7 से 8 दिन लग रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में भूमिगत विद्युत लाइन डालने से लोगों को काफी सुविधाएं होने लगी हैं। साथ ही हरिद्वार के सौंदर्यीकरण में भी 4 चांद लग गए हैं। यूपीसीएल का ये प्रोजेक्ट 2019 में शुरू हुआ था, जिसमें विंध्याचल टेलीलिंक्स कंपनी ने विषम परिस्थिति 2020 और 21 में कोरोना काल के चलते हुए भूमिगत विद्युत लाइन में प्रगति लगातार बनाई रखी, जिस वजह से अब हरिद्वार को ये बड़ी सौगात मिली है। व्यापारियों का कहना है कि पहले मौसम खराब होते ही बिजली गायब हो जाती थी, लेकिन आज मौसम खराब होने के बाद भी विद्युत सप्लाई उपभोक्ताओं को बराबर मिलती है। डेयरी का काम करने वाले सुखविंदर सिंह ने कहा कि बिजली के पोल और तार हटने से शहर की सुंदरता और बढ़ गई है। वहीं कि पहले कभी भी जब भी यहाँ पे बारिश और या आंधी वगैरह का जो भी आना होता था, उसके बाद ये काफी कई घंटे के लिए लाइट भाग जाया करती थी। अब जो है प्रॉपर लाइट आती है। भूमिगत जब से हुआ है, बाहर अंडरग्राउंड तार जैसे पड़े हैं, जब से काम पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। टाइम टू टाइम लाइट हर समय रहती है और हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होती। चोरी कम हो गई है। दूसरा, लाइट जाने का झंझट खत्म हो गया। जबकि बरसात में या इतने लाइट चली जाती थी, तारें टूट जाती थी, वो बंद हो गई हैं। और थोड़ा बहुत जब तारें डली थी तब थोड़ा झंझट जो करना पड़ा था, तकलीफों का सामना, पर अब काफ़ी हल हो गया है। काफ़ी मसला हल हो गया है, जो कि आगे जाके बाकी पब्लिक को भी बहुत फायदा होगा। उधर हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में ठगी के मामले में एसटीएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के द्वारा 19 लाख रुपए की साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। एसटीएफ ने दोनों को 3.5 लाख और कई सारे पासपोर्ट, एटीएम कार्ड के साथ दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। सीओ एसटीएफ पूर्णिमा गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों के खिलाफ मुखानी थाने में फेसबुक के जरिए 19 लाख की ठगी का मुकदमा दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि इनके कनेक्शन नाइजीरियन ठगों से भी हैं, जिनको ये भारतीय बैंकों के खाते में रकम उपलब्ध कराते थे। देखिए, ये अक्टूबर एंड से यहाँ पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो हमारा कुमाऊं का है, उसमें एक विवेचना चल रही थी, जिसमें वादी के 19 लाख रुपए ठग लिए गए थे फेसबुक के माध्यम से। तो इसमें पूरी विवेचना चल रही थी। टेक्निकल सर्वेलेंस और मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सूरज तबंग है और विक्रम लिंबू है। ये दोनों दार्जिलिंग से हैं और ये लोग जो वहाँ पे इसमें जो हमारे विदेशी लोग हैं, जैसे नाइजीरियंस हैं, उनकी भी भूमिका सामने आ रही है इन्वॉल्व होने की। और इनका इसमें ये भूमिका रहती थी कि ये लोग उनको अकाउंट्स प्रोवाइड करवाते थे, जिसके माध्यम से ये ठगी की जा सके। इनके पास से 73 चेकबुक्स, 41 पासबुक्स, 25 एटीएम कार्ड्स और 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इसी के साथ जो सूरज तमंग है, उसके खाते में 3.5 लाख रुपए की धनराशि भी फ्रीज करा दी गई है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र में पदमपुर देवलिया के ग्राम प्रधान के नेतृत्व में लगभग आधा दर्जन क्षेत्रवासियों ने लालकुआ कोतवाली पहुंचकर करीब 1 महीने पहले जंगल और आबादी के बीच 1 किलोमीटर लंबी सोलर फेंसिंग के लिए लगाई गई बैटरी और
स्टेबलाइजर की चोरी के खुलासे की मांग की है। ग्राम प्रधान रमेश जोशी का कहना है कि सोलर फेसिंग की वजह से आबादी वाले क्षेत्र में जंगली जानवरों का आवागमन लगभग बंद हो गया था, मगर बैटरी और स्टेबलाइजर चोरी होने के बाद से आबादी वाले क्षेत्र में फिर से जंगली जानवरों का आतंक बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों की फसल का भी बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द चोरी हुई बैटरियां और सामान बरामद किया जाए ताकि जंगली जानवरों से खेतों को बचाया जा सके। जो है विगत एक माह पूर्व सोलर फेसिंग जो फॉरेस्ट द्वारा लगाई गई थी उसकी जो है चोरी होगी। उसमें एक बैटरी और एक उसका जो है स्टेबलाइजर। तो हमने उसकी सूचना पहले मौखिक रूप से हल्दूचौड़ चौकी को दी और उन्होंने जो है आजकल करके जो है हमें टालते रहे। कभी इलेक्शन का उन्होंने कहा इलेक्शन की ड्यूटी लगी है, तो आज तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज जो है हम कंप्लेंट लिखाने यहाँ पर सीओ साहब के पास आए थे। सीओ साहब जो है व्यस्तता होने के कारण फिर हम एसएसआई यहाँ पर इनको ज्ञापन दिया है। भाई हम तो ऐसा है, किसान को क्या चाहिए, किसान की फसल सुरक्षित रहे, किसान के जान माल का नुकसान न हो जानवरों से। हाथी घर के बीच में घुस के निकल जाता है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। किसान ठीक ठाक से अपना खेती बाड़ी करे, किसानों को कोई नुकसान न हो, 2 रोटी खाए, 2 रोटी जनता को भी खिलाए, किसान देश को भी खिलाए। ये हमारी ये है। बाकी हमारा क्या है, किसान ठीक रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा, किसान स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। हमारी ये योजना है। सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन किसानों के हित के लिए कोई काम करेगा। उसको विकास नहीं चाहिए, किसान के हित मिल जाए, किसान खुद विकास कर लेगा। इतना समृद्ध किसान है। ठीक है। और अब खबरों में बात बाजपुर के भाजपा प्रत्याशी राजेश कुमार की, जिन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता का उन्हें समर्थन नहीं मिलेगा तो वो आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनकी मां है और वो पार्टी के लिए हमेशा कार्य करते रहेंगे और पार्टी संगठन द्वारा जिस भी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा उसको चुनाव लड़वाने का भी काम करेंगे। परिस्थितियां बहुत अनुकूल हैं, वातावरण बहुत अनुकूल है, माहौल हमारे साथ है, समीकरण भी हमारे साथ हैं। बाजपुर की महान जनता ने भी आशीर्वाद दिया है। अगर 1% इस चुनाव में हम सफल नहीं हो पाए तो चुनाव लड़ना ही जो है राजनीतिक व्यक्ति की पहचान नहीं है। देखिए, ये सत्ता जो है सेवा के लिए है, ये सुख भोगने के लिए नहीं है। और निसंदेह ही मैं कहना चाहता हूँ, अगर 2022 के चुनाव में अगर किसी कारणवश मैं सफल नहीं हो पाता हूँ तो मैं पार्टी के लिए समस्या क्यों बनूँ? पार्टी मेरे को ही टिकट क्यों देगी बार बार? मैं आगे आके कहूँगा कि भाई मैं चुनावी परंपरा से बाहर निकलूँगा और पार्टी को मैं अपनी माँ मानता हूँ, संगठन का काम करूँगा, संगठन के लिए काम करूँगा। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ाएंगे, जिसे कहेगी पार्टी उसको लड़ाएंगे। मेरे मन में ऐसा विचार है कि देखिए, इतने बढ़िया माहौल में अगर मैं नहीं सफल हो पाता हूँ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे जो है बैकफुट पे आना पड़ेगा चुनाव लड़ने की परंपरा से, और नया प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी उसे लड़ाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड की खास खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।